अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। ताजिरों की जानिब से ये कहा गया है कि 3 दिन में लॉकडाउन ख़त्म कर देंगे। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत भी इस बात पर गौर कर रही है, कुछ कैटेगराइज कर रही है मुख्तलिफ सेक्टर्स को और उनकी दर्जेबंदी की जा रही है कि हफ्ते में 2 रोज़ हर सेक्टर खोला जाए। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुई, ये फैसला किया गया है हुकूमती सतह पे कि रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद खुली रहेंगी और आइंदा जुमा बतौर यौम तौबा मनाया जाएगा। इसके अलावा इकॉनमी को लेके भी बहुत सी खबरें हैं, इन डिटेल उस पर भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कल का दिन गुजरा है, पिछले 24 घंटे गुजरे हैं, पाकिस्तान में कोरोना के मर्ज़ को लेके ख़ासे तशवीशनाक हैं। 8000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसके साथ साथ 24 घंटे में 20 के करीब लोग वो जान से गए हैं। अभी तक जो अप्रोच सामने आ रही है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की, क्या ये ठीक है? इसी तरह ये मामला संभल जाएगा? जी निज़ामी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी निज़ामी साहब। जी आ रही है। ये बड़े ये कल की आप कह सकते हैं कि ब्लडी संडे कह सकते हैं, खूनी इतवार के सबसे ज़्यादा इस दिन अब बात हुई है और बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है इस वायरस। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ हुकूमत का रुझान लगता है कि लॉकडाउन को सॉफ्टन किया जाए या उसमें कुछ लूपहोल्स निकाली जाएँ। कुछ ताजर भी तंग है, जिस तरह आपने अभी ख़ुद कहा, खान साहब को गरीब आदमी की फ़िक्र है। उधर जो फ़ैसला हुआ है कि मोहतरमा ने भी बताया कि वज़ीर आज़म ने कहा कि जुमे को यौम तौबा किया जाए, मसाजिद भी खुली रहेंगी। अब उसमें जो 20 नकाती जो SOP प्रेसिडेंट साहब के साथ नशिस्त थी उनकी। निज़ामी साहब, इस पे ज़रा डिटेल में बात करेंगे। शौकत तरीन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, साबिक मुशीर ख़जाना हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। निज़ामी साहब, मईशत पे बात कर लेते हैं क्योंकि मुआशी चैलेंज साथ साथ पैरेलल है कोरोना के मसले के। जी निज़ामी साहब। जी शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि ये कोई पाकिस्तान यूनिक नहीं है, पाकिस्तान कोई मुनफरद नहीं है। पूरी दुनिया जो है वो उसकी इकॉनमी जो बैठ गई, कहते हैं ये वो 1929 की डिप्रेशन के मुतरादिफ है और 2008 में जो सूरत हाल पैदा हुई थी, रिसेशन, वो कुछ भी नहीं थी इसके मुकाबले में। आप लेकिन अगर आप पाकिस्तान में आ जाएं कि पाकिस्तान के मईशत तो पहले ही बड़ी दिगरगूं हालत थी। अब जो IMF ने लेटेस्ट फिगर्स दिए हैं उसमें कहा है कि जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें 895 अरब की कमी का खदशा है। इसके साथ साथ जो हमारी जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो 40 अरब तक पहुंच गई, यानी 9.2% हमारा बजट, जो हालांकि इसका जो GDP का ये पहुंच गया 9.2, हालांकि इसका तखमीना 7.3 बताया गया था। इस सारी सूरत हाल को देखें और जब नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है 1.5 उसकी भी वो प्रेडिक्शन की गई है, तो आपके ख्याल से हमारी हुकूमत ठीक नज़रबा हो रही है इन मामलात को से डील करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ामी साहब, बिल्कुल सिचुएशन तो गंभीर है। इसी वजह से IMF ने अपना जो EFF है, एक्सटेंडेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो है, उसको उन्होंने इस वक्त सस्पेंड कर दिया। जो हमारा 6.4 बिलियन का जो प्रोग्राम था, उन्होंने उसको कह दिया कि जब तक ये कोरोना की असरात नज़र आते रहेंगे उस वक्त तक हम इसको सस्पेंड रखेंगे। और उन्होंने एक RFI आपको $1.4 बिलियन का दे दिया है ताकि आप इससे कोप कर सकें, ये जो कोविड-19 है। लेकिन अब आपके इकॉनमी पे असरात तो काफ़ी नेगेटिव हुए हैं। ये जो आपने बताया कि रेवेन्यू का, तो रेवेन्यू का ओरिजिनल जो टारगेट था वो तो 5.5 ट्रिलियन था, और फिर ये इसकी कोरोना से पहले इनका ख्याल था कि हमें प्रेशर आएगा तो वो 4.8 4.9 की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब तो 3.9 का टारगेट है। इसका मतलब है कि अगर आपने 895 बिलियन की बात की, 895 बिलियन नहीं है ओरिजिनल से,
ओरिजिनल से 1.6 ट्रिलियन कम हो गया रेवेन्यू। और इसके बीच में अगर आप टैक्स टू जीडीपी दिखें तो ये टैक्स टू जीडीपी 10.9% होनी चाहिए थी, अब वो 9.3 पे आ गई है। और टोटल रेवेन्यू जो है वो भी जो है 16% कम के 14.3 पे आएगा। वो इस वजह से ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इन्होंने काफ़ी पैसे बना लिए हैं, क्योंकि जो आपको मालूम है कि तेल की प्राइसेस काफ़ी गिरी हैं, लेकिन इन्होंने सारा पास ऑन नहीं किया, तो उसकी वजह से कुछ बचत हुई है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से आपकी जो एज यू सेड इट के ये है तवक्को की जा रही है कि इस फोर्थ क्वार्टर में, फिस्कल क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ होगी 8 से 10% की, और ताकि ओवरऑल जो ग्रोथ आपकी जो पहले भी ख्याल किया जा रहा था कि 2% होगी, शायद 1.5 नेगेटिव हो। तो ये काफ़ी एक किस्म से असरात जो हैं वो नेगेटिव हैं। और इसमें हुकूमत ने ये भी तय किया है कि जो PSDP है जो कि 1.4 ट्रिलियन थी, उसको कोई 950 बिलियन पे लेके आ गए। सो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी सफ़र करेगी। जी तो शौकत साहब, ये जो सारी सूरत हाल आप बता रहे हैं कि अगर आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि अपने तामीरीती सरगर्मियाँ जो हैं उनको तक़वीत देनी है, पैकेज दे दिया है, टैक्स रिलीज दे दिया है, बल्कि कहा जाए कि जो ऑर्डिनेंस आ रहा है जो अभी नाफिज नहीं हुआ लेकिन वो उन्होंने उसको आम कर दिया गवर्नमेंट ने कि ये टैक्स एमनेस्टी की एक दूसरी स्कीम होगी। तो एक तरफ तो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तक़वीत देने की कोशिश कर रहे हैं और इनको वेलकम किया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर ने, और कहा है कि रमज़ान के बाद इसमें कुछ काम शुरू होगा। लेकिन एक तरफ आप PSDP जो है उसको तो स्लैश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप रियायत दे रहे हैं, ये तो थोड़ा सा तजादात नहीं है? नहीं, PSDP तो इनकी अपनी जेब से खर्च होता है ना। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उन्होंने 3-4 चीज़ें कही हैं जो कि बड़ी मतलब ये अच्छी चीज़ें हैं। पहली उन्होंने कहा है कि नो क्वेश्चन आस्क्ड, अगर प्रोजेक्ट जो हैं वो इस दिसंबर 2020 से पहले स्टार्ट हो जाते हैं, एग्जिस्टिंग वाले भी, और 2020 से पहले जो अनाउंस होते हैं उसके ऊपर अगर आपने कुछ सरमायाकारी की है तो आपसे ये पूछ नहीं की जाएगी ये टैक्स, ये पैसे कहाँ से हैं। दूसरा उन्होंने कहा दिया फिक्स्ड इनकम टैक्स जो है लगेगा इस इंडस्ट्री पे 2022 तक। ये भी एक यही डिमांड थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, हाउसिंग इंडस्ट्री की। तीसरा उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान हाउसिंग जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट्स हैं जो 1 लाख घर बना रहे हैं और वो लो इनकम ग्रुप्स के होंगे, जैसे 15 लाख रुपए का घर होगा, उसमें जो पार्टिसिपेट करेगा तो उस पर जो टैक्स बनेगा भी सही फिक्स वो इनकम पे, उसका भी 90% जो वेव हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो एक्टिविटी है इसको इस पस मंज़र में देखें कि फोरक्लोजर लॉ पहले जो नहीं था वो हो गया है, वो बिल्कुल इनैक्ट हो गया क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उसको पास कर दिया है। और दूसरा यह है कि डिस्काउंट रेट भी 13.25% से अब 9 पे आ गया और अब और नज़दीक और नीचे जाएगा। तो इसकी वजह से ये काफ़ी एक मतलब ये इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। आपको पता है कि ये अक्रॉस द कंट्री इसकी एक्टिविटी होगी, ये नहीं होगा कि सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में हो या पेशावर में हो। ये हर जगह जहाँ घर बनेंगे वहाँ मज़दूर भी वहाँ यूज़ होंगे और बिल्डिंग मटीरियल भी होगा और 40-42 जो इंडस्ट्री भी खड़ी होगी। जी जी, तो ये काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जोर देगी, हाँ, मतलब सपोर्ट करेगी। जी निज़ामी साहब, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? मैं सिर्फ ये वजाहत करना चाह रहा था, एक तो लोगों को बता दें कि फोरक्लोजर लॉ क्या होता है, दूसरे PSDP से मेरी मुराद ये थी कि इसका मतलब है हुकूमत जो तरक्याती काम में हैं उनसे बिल्कुल ही सुरखरू हो गई है ये पैकेज देके। ये मेरा सवाल था। जी जी जी, तरीन साहब। जी नहीं, मेरे ख्याल में ये नहीं है। मेरे ख्याल में अभी भी अगर आप ये भी कह सकते हो, मैं बिटवीन द लाइंस पढ़ रहा हूँ कि IMF ने ये तो कह दिया कि हमने सस्पेंड कर दिया EFF को, लेकिन वो आपके जो टारगेट्स हैं आपके जो वो उसको अभी भी मॉनिटर कर रहे हैं।
तो ये उन्होंने एक किस्म से आपको अपर लिमिट तो दी है 9.2% की फिस्कल डेफिसिट की, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि थोड़ी सी आप इसमें वो कमी करें और मतलब इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो पीएसडीपी जो है इस वक्त जो है बड़े लार्ज प्रोजेक्ट्स तो आप वैसे नहीं कर सक रहे बिकॉज ऑफ कोविड, ये मतलब आपकी कोरोना की वायरस की वजह से। तो ये मेरे ख्याल में ऐसी बुरी बात नहीं है इस वक्त। अगले साल फिर इन्होंने इसी को बढ़ा दिया है, जो एस्टिमेट्स हैं कि 1.5 ट्रिलियन पे जाएंगे ये पीएसडीपी। जी जी। तो दूसरा आपने पूछा फोर क्लोजर का क्या। फोर क्लोजर लॉ का मतलब ये है कि ये लॉ इस वक्त है कि अगर कोई आदमी अपना पैसे जो उसने उधार में लिए हैं घर बनाने के लिए, अगर वो पैसे वक्त पे नहीं देता तो बैंक्स जो हैं वो काफ़ी जल्दी मूव करके उससे वो घर लेके बेच सकते हैं, और ये सारी दुनिया में है। ये जब नहीं था तो बैंक्स इस पे रिस्क नहीं ले रहे थे हाउसिंग के ऊपर, अब ये आ गया है तो बैंक्स इस पे रिस्क लेंगे। जी जी। अच्छा तरीन साहब, आपने ये कहा है, फोरक्लोजर लॉ का भी जिक्र भी आपने किया है, आपने डिस्काउंट रेट कम होने की बात भी की है, फिर हुकूमत ऑर्डिनेंस जो है उस पर भी बहस हो रही है। ये सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट के तो हैं, लेकिन एक मसला सरकार और इन्वेस्टर के दरमियान एतमाद का फुकदान था, ट्रस्ट डेफिसिट था। आप समझते हैं वो अब बहाल होगा? देखिए जी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वगैरह तो पहले भी चल रही थी। ये एकदम 1-2 साल के बीच में जब हमने फाइलर नॉन फाइलर ये करा के और उसके बाद हमने कहा जो भी इन्वेस्ट करेगा वो बताएगा कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उधर उससे वो रुक गई। लेकिन इससे पहले जो आपकी इंडस्ट्री थी ये कंस्ट्रक्शन हाउसिंग, वो ज़्यादातर लैंड डेवलपमेंट में थी। वो प्लॉट बनाते थे, प्लॉट बेच देते थे, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बड़ी थोड़ी होती थी क्योंकि उसके आगे बैंक्स उनको पैसे ही नहीं देते थे, और बड़े थोड़े ऐसे लोग हैं जो कि अपने जेब से पैसे दे के घर बनाने। अब वो वक्त आ गया है जबकि फोरक्लोजर लॉ की वजह से जो ठीक हो गया है उसकी वजह से बैंक्स भी इस चीज़ में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक सिक्योर और प्रॉफिटेबल मतलब उनके लिए प्रोडक्ट है। और स्पेशली जो इस्लामिक बैंक हैं, इस्लामिक बैंक में जो आपको जो घर बना के पैसे देना, वो एक बिल्कुल एक उनके लिए मुफीद रास्ता है। तो इस वजह से इधर इन्वेस्टमेंट वाला पहले भी इसमें कोई फुकदान नहीं था, ये तो हम लोग टेम्परेरी तौर पे उसको एक किस्म से रोका हुआ था। तो इसमें मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट ज़रूर होगी। जी निज़ामी साहब। अच्छा शौकत साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं, एक बहुत ताजर भी बड़े बेचैन हैं कि खोलें। एक वज़ीर आला सिंध ने कोई स्टैगर्ड किस्म का लॉकडाउन खोलने का दिया है कि 2 दिन फ़लाँ दुकानें खुलेंगी, 2 दिन फ़लाँ खुलेंगी, 2 दिन फ़लाँ खुलेंगी। फिर किसी ने इसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम भी दिया। लेकिन ये कंसर्न जो है ये तो बहुत बड़ी है और ये सारी दुनिया में है कि हमारी मईशत जो है जो मनफी में चली जाएगी, इसके असरात तो बड़े दूरदराज होंगे। इससे एक तो बिज़नेस पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, दूसरे इसके नतीजे में गरीब आदमी जो है इसमें ये बेरोज़गारी के नतीजे में कसमपरसी फैलेगी, पॉवर्टी लाइन तो और नीचे चली जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो अभी ये पार्शल लॉकडाउन जो उठाया भी है इन्होंने, वो इसलिए उठाया है कि कोई चंद इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चलनी शुरू हो जाएं, और उसके बीच में अगर सही तरीके से उसको मतलब प्रिकॉशंस लिए जाएं तो चल सकती हैं। और उसमें यह है कि लेबरर जो है उसको फ़ायदा होगा, जो डेली वेजर है। अभी जिस तरह इन्होंने अभी छाबड़ी वाले ये छोटी दुकानें वगैरह ये इन्होंने खोलनी शुरू कर दी हैं, तो उसकी वजह से। और फिर ये अब जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये इन्होंने जब अभी खोल दी तो वो अक्रॉस द कंट्री, मतलब अगर आप फ़र्ज करें कि एक साल में 1 लाख घर भी बनता है तो 30 मज़दूर मेसन वगैरह उस पर काम करता है, 3 मिलियन जॉब जो है वो खड़ी हो जाएगी, और ज़्यादातर इसमें डेली वेजर्स होंगे। तो एक तो ये बात है, लेकिन इसके आगे हमने क्या करना है? डेफिनेटली हमें ये करना होगा कि हमें जो कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके ऊपर हमें ज़ोर देना होगा, बिकॉज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ऊपर जाते जाते टाइम लगाएगा।
और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री और रिटेल पे हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि हो सकता है हमें ये जीएसटी को नीचे लाना पड़े, जी जी, जो स्पेशली हमारे रिटेल आइटम्स हैं। लेकिन जी। एक और चीज़ मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो है कि आपको हो सकता है डिस्काउंट रेट भी और नीचे लेके जाना पड़े जी। तो ये भी, और फिर आपको ये करना पड़ेगा, पीएसडीपी को तो और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और सी पैक को फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। बिकॉज सी पैक जो है वो आपके पास बाहर से पैसे आ रहे हैं और वो जनरेट कर सकते हैं इनकम और आपकी इकॉनमी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे तरीन साहब यही जानेंगे कि जीएसटी का आपने जिक्र किया और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको कम कैसे किया जा सकता है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शौकत तरीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले जीएसटी की बात कर रहे थे तरीन साहब कि यहाँ पे कुछ छूट देनी चाहिए। एक जानिब इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि एक तरह की एमनेस्टी हुकूमत अनाउंस कर देती है। ये दूसरी आप कह लें कि एमनेस्टी है। ये अप्रोच का डिफरेंस क्यों है? निज़ामी साहब, आपको क्या लगता है? जी हाँ, ये डिफरेंस तो यकीनन नज़र आता है। शौकत साहब, ये मैं वजाहत करता चलूँगा, आपने कहा था कि वो 600 का जो ट्रांच था, वो प्रोग्राम जो EFF जो है वो $6 बिलियन का जो है वो अब बैक बर्नर पे। लेकिन जो IMF की कंट्री हेड है मारिया तेरेसा, उनके एक ट्वीट के मुताबिक उस पर मुज़ाकरात जारी हैं और ये जो 1.4 बिलियन का जो पैकेज दिया गया है एमरजेंसी के लिए, ये उसके अलावा है। तो और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके नतीजे में आपको जो दूसरा उसकी किस्त है वो भी मिलेगी। लेकिन आपको नज़र आता है कुछ इस तरह के इसमें रुकावट क्या है वो दूसरे किस्त में? यानी स्टाफ लेवल पे, हर लेवल पे तो हो चुका हुआ है, लेकिन जो IMF की जो मीटिंग हुई अभी बोर्ड की, उसमें उसको ओके नहीं किया गया। ये तो क्योंकि ये कोरोना से पहले का जो इंस्टॉलमेंट है, ये तो दिसंबर वाली जो किस्त है जो कि इन्होंने मार्च में और अप्रैल में पैसे देने थे, ये उसकी डिस्कशन हो रही है। मैं तो उसके बाद की बात कर रहा हूँ कि उसको सस्पेंड किया इन्होंने। तो मेरे ख्याल में जो इश्यूज चल रहे हैं वो जाहिर है कि आपके जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो एकदम रेवेन्यू परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे गिरी थी, उसके ऊपर इन्होंने मेरे ख्याल में डिसएग्रीमेंट था कि क्या करना क्या नहीं करना। और उसके ऊपर ये फिक्स जो टैक्स रेट है अपना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, इस पे भी आई थिंक उनको IMF को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतने ज़्यादा इनके आपस में डिफरेंसेस हैं कि वो पैसे नहीं मिलेंगे आपको। बट ये तो मेरी ख़बर है कि इन्होंने आगे के लिए उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल हम हाथ हल्का रखेंगे, लेकिन वो मॉनिटर ज़रूर करेंगे आपको। जी शौकत साहब, एक लिहाज से तो आम तौर पर जो नाक़दीन हैं इस IMF के पैकेज के, उनका ख्याल था कि हमने को बहुत ही ज़्यादा उनकी जो शराइत हैं वो मिनिमम मान ली हैं। लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से हमें शायद उनमें कुछ थोड़ी सी छूट मिल जाए, जैसे आप कह रहे हैं। मसलन अगर आप यही ले लें, ये जो बहुत क्रिटिसिज्म इस पर हुआ कि 13 कितना था ये रेट, 12.5 था सबसे पहले, या कितना था पॉलिसी रेट जो है? कौन सा जी? डिस्काउंट रेट की बात कर रहे हैं, 13.25 था। 13.25। अब वो 4 दफ़ा एक महीने में उसको कम, अब 4 दफ़ा उसको 13.2, अब 4 दफ़ा आप उसको कम किया इन्होंने एक महीने में। ये जिद जो थी ये कितनी महंगी पड़ी है पाकिस्तान की इकॉनमी को? देखिए जी, बात तो सिर्फ ये है कि आप अपने आप को ले जाएं वापस अप्रैल 2019 में, तो आप के पास चॉइस ही कोई नहीं थी कि IMF के पास जाएं, तो जाना तो था ही। और उस वक्त अगर आप पॉलिटिकल जो वो एनवायरनमेंट देखें तो पॉलिटिकली हम जो लाइन थी उसके दूसरी तरफ थे। जो पावर्स टू बी हैं अमेरिका वगैरह, वो सिंपैथेटिक पाकिस्तान के साथ नहीं थे।
तो इसलिए उन्होंने बहुत सख्त कंडीशंस रखी थी, अगर आना है तो भाई, क्योंकि वो रोक नहीं सकते, वो IMF जो है वो कोई किसी को भी नहीं रोक सकते, वो ईरान को भी नहीं रोक सकते, लेकिन ये है कि फिर वो कंडीशंस जो है वो सख्त कर देते। तो इस दफ़ा उन्होंने यही किया कि फ्रंट लोड कर दी, हर चीज़ को फ्रंट लोड कर दिया। जब मैंने किया था वो मेरे वक्त भी बहुत बुरे थे उस वक्त 2008 में, लेकिन उस वक्त ये पावर्स टू बी हमारे साथ कोऑपरेट कर रही थी, तो हमने फ्रंट एंड अप फ्रंट हमें जो है 40% जो है मिल गया था पैसे किसी चीज़ को किए हुए। अब तो उल्टा हो गया, उन्होंने कहा कि नहीं जी करेंगे भी सही और बड़ी सख्ती से करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हमने जो की वो मेरे ख्याल में हमें अगर ज़रा थोड़ा स्टैंड लेते तो वो बेहतर हो सकती थी। जिसमें ये डिस्काउंट रेट है हमारा, उस वक्त जो है इन्फ्लेशन जो थी वो तकरीबन 10% से कम थी, हमारी कोर इन्फ्लेशन 8% थी, हमने 13.25 कर दिया उसको। तो बाद में इन्फ्लेशन बेशक गई है, उसको गई है 12%, 13%, 14 पे भी गई है, लेकिन वो फूड इन्फ्लेशन थी, वो टेम्परेरी होती है। तो एक तो ये हमें उस वक्त ज़रा सख्ती करनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इसी चीज़ की वजह से कोर इन्फ्लेशन अभी भी जो आपकी है, जिसको नॉन फूड इन्फ्लेशन कहते हैं और जो बाकी एसेंशियल्स होते हैं उसकी, तो वो जो अभी भी 8% पे है और रूरल एरियाज में 9 पे है। तो ये अभी इसको देखा जाए कि ये ऑयल प्राइसेस की वजह से और सप्रेस होगी, तो हम इसमें अभी भी और रिस्क ले सकते हैं डिस्काउंट रेट के ऊपर। जी अच्छा तरीन साहब, ये जो आप शौकत साहब, ये एक तरफ डिफेंस रेट्स है, एक तरफ डिस्काउंट रेट जो है ये कम होता जा रहा है, जैसे आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ रुपए की कदर जो है बहुत गिर गई है। तो इस लिहाज से तो देखा जाए तो ये एक तरफ तो लोकल इन्वेस्टर को कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, दूसरे एक्सपोर्ट्स को जो इम्पेटस मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा। जैसे आपने कहा ये बड़ा लॉन्ग टर्म मामला है, यकीनन ऐसा ही है। और बाज़ माहिरीन तो कहते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट लो था नवाज शरीफ के दौर में, तब भी एक्सपोर्ट जो थी वो मुंजमद एक जमूत का शिकार थी। तो ये क्या वजह है कि हमारी एक तो एक्सपोर्ट से बढ़ती, दूसरे ये बताएं कि आप एक बैंकर हैं, आप बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से ये जो क्रेडिट का स्क्वीज़ है वो आपको उसमें कुछ बेहतरी आएगी कि आप सनतों को और बिजनेस को कर्जे दे सकें? आपने 3-4 सवाल इकट्ठे पूछ लिए, तो मैं मेरे ख्याल में कोशिश करूंगा इनका जवाब दूं। पहली बात तो यह है कि ये जो आपका डिस्काउंट रेट की गिरने की वजह से आपका ख्याल है कि ये जो हमारी जो आउटफ्लो हुई है फॉरेन एक्सचेंज की, वो उसकी वजह से नहीं हुई। वो ज़रूर हुई है, जो हॉट मनी आई थी वो निकली है उसकी वजह से, लेकिन ज़्यादातर जो है ये हमारा जिस तरीके से देखा जाए तो आउटफ्लो इतनी नहीं हुई जितनी कि बाकी मुल्कों में हुई है। हमारी 7-8% जो है वो डिप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन हुई है, और इसलिए हुई है कि ये कोविड की वजह से जो अभी वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल जाता है सेफ्टी की तरफ, तो डॉलर की तरफ चला गया, तो उससे हमारे उस रुपए पे पहले प्रेशर पड़ा, अब वापस आ गया 163 पे आ गया, 170 को टच किए हुए। दूसरा इसका इफेक्ट जो है वो एक्सपोर्ट्स पे जो है, अगर जो हमारी एक्सचेंज रेट पॉलिसी थी वो ठीक थी कि उन्होंने मार्केट बेस रखा था। अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स ने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू किया था, लेकिन फरवरी मार्च के बीच में, फरवरी में 13% एक्सपोर्ट बढ़ी है, और मार्च के पहले 15 दिन में 15% एक्सपोर्ट बढ़ी थी बिफोर कोरोना ने हिट किया ना। नवाज शरीफ की हुकूमत के बीच में इशू ये था कि जो हमारा रुपया जो होना चाहिए था 120-125, क्योंकि उस वक्त भी आपको मालूम होगा 2014 के बीच में ऑयल प्राइसेस गिरी थी और फ्लाइट टू सेफ्टी हुई थी, पूरी दुनिया की करेंसी डिप्रिशिएट की थी डॉलर के अगेंस्ट। हम वाहिद मुल्क थे जिसने कहा नहीं जी हमारी करेंसी डिप्रिशिएट नहीं करी, हमने आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को 105 पे रकब पाल के 96 पे लेके चले गए। उससे हमारी जो है एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा धक्का लगा। बिल्कुल, और उसमें मैं ये कहूंगा डार साहब के अलावा बिल्कुल थी, और उसमें मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब भी इस चीज़ को पसंद करते थे कि रुपया जो है मजबूत होना चाहिए। हालांकि तो ये अब आप तीसरा आपने सवाल किया कि क्या बैंकों में लिक्विडिटी है। मेरे ख्याल में बैंकों के बीच में ये अब जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई है उससे जो है लिक्विडिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन उसके अलावा इन्होंने अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में कमी की है, फॉरेन करेंसी में इन्होंने जो कैपिटल जो है उसकी जो हमारा जो कैपिटल के बफर्स होते हैं उसमें कमी की है,
और स्टेट बैंक जो है वो इंजेक्ट कर रहा है लिक्विडिटी बारहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि और बैंक्स वैसे भी एक्सेस लिक्विडिटी पे बैठे हुए थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि बैंक्स को इसमें कोई मसला आएगा। जी जी। अच्छा तरीन साहब, आपने पहले कहा कि IMF जो है इन हालात में भी मॉनिटर कर रहे हैं जो उसका क्राइटेरिया और टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई। अब ये जो हालात हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, एक्सचेंज रेट, डिस्काउंट रेट, ये सब, और मौजूदा कोरोना की आड़ में जो हालात पैदा हो गए हैं, आप नहीं समझते ये सब हालात IMF हो या दीगर फोरम हो जहाँ से पाकिस्तान ने कर्ज़े लिए हुए हैं उनके सामने रख दिए जाएँ और अपनी आहो बुका उनके सामने की जाए कि भाई अब हम इस पोजीशन में नहीं हैं, तो कुछ मज़ीद रिलीफ मिल सके डेफर्ड पेमेंट के अलावा कोई और रिलीफ? और क्या IMF का इख्तियार भी है, मैंडेट है कि वो कर्ज़ माफ़ भी कर सकते हैं? IMF तो कभी कर्जे नहीं माफ़ करता, लेकिन दूसरी जो है G20 ने ये आपको कहा है हमारे ख्याल में अगले 12 महीने के जो हमारी पेमेंट्स हैं 10 से 12 बिलियन, उसको आगे वो रिस्केड्यूल कर देंगे, 2 साल के लिए आगे ले जाएंगे और उसके बाद पेमेंट 3 साल और होगी। तो वो हमारे लिए काफ़ी ठीक ठाक रिलीफ होगा। बाकी ये है कि देखें, मेरा नहीं ख्याल कि जो कोरोना जो है वो ज़्यादा देर चलेगा, तो रिवाइव होते होते 1-2 साल ही लगेंगे, तो उस वक्त तक हम वापस अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। जी निज़ामी साहब। शौकत साहब, ये शेख रशीद ने एक बड़ी अनहोनी बात की कि अगर ये हमें IMF की तरफ से जो इमरजेंसी हमें रिलीफ मिली, ये ना मिलती तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाते। और ये इमरान खान साहब का कमाल है कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। क्या एक ज़िम्मेदार वज़ीर को ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए? शेख रशीद साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिक की थ्योरी जो उनकी है वो उसके कोई सॉलिड फुटिंग्स हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ सियासी मामलात का जिक्र भी करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को 22 अप्रैल को नैब ने फिर तलब कर लिया है, क्या वो पेश होंगे, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले तो हमने कुछ मईशत की बात की है, लेकिन एक नैब की जानिब से एलामिया जारी हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब अदम ताउन कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है उसको लेकर। 22 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब को फिर तलब किया गया है। एक तो ये बता दें, आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब पेश होंगे? और दूसरा, जो कोरोना के हालात के बायस शहबाज शरीफ साहब का उज़र है, उम्र का भी, फिर वो अलील भी रहे हैं, मरीज़ भी हैं, क्या ये मुनासिब है? देखें, उन्होंने कहा खुद ही कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ जी, और मेरी सेहत जो है बड़ी प्रिकेरियस है। इसका मतलब है कि उनको वैसे तो पेश होने में तो शायद उनको कोई ना हो अमर माने, लेकिन ग़ालिबन उनको ये शदीद ख़दशा लाहक है। अगरचे नैब ने कहा हम आपको गिरफ़्तार करने के लिए आपसे नहीं बल्कि आपसे पूछ-गछ के लिए आपको बुला रहे हैं जी, गपशप के लिए बुला रहे हैं उनको, शायद चाय की प्याली पिलाने के लिए बुला रहे हैं उनको। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये ख़दशा लगता है कि ये उनको इस मरले पे गिरफ़्तार कर लेंगे जी, और वाकई ये एक रियलिस्टिक किस्म की उनकी ये ख़दशा है या अप्रहेंशन है कि उनकी सेहत जो है वो उन लोगों में ये शामिल है जो कि कोरोना का टारगेट हो सकते हैं, कैंसर सर्वाइवर हो या हार्ट पेशेंट हो, तो शहबाज शरीफ साहब यकीनन उस कैटेगरी में आते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये ऐसा मरला है कि नैब को वो लोग जो कि कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है, जिस तरह शकीदुर रहमान है, इनके बारे में भी नज़रसानी करनी चाहिए कि इनका जो भी कसूर है, गुनाह है, जब वो पूरी तरह तावन करने को तैयार है, उनका वकील भी बार बार कह रहे हैं, तो क्यों उनको एट रिस्क रखा हुआ उन्होंने? कोई वजह नहीं समझ आती। जी इन चीज़ों में मैं तो समझता हूँ कि ये नैब का अहमद शायद को बेहतर ही होगा, क्योंकि बहुत ही ख़राब हो चुका हुआ है। और उनकी ये कहने के बार बार
कि जी वी आर ओनली लॉयल टू पाकिस्तान एंड द पाकिस्तानी स्टेट, कोई माई का लाल जो है वो ये उसकी परसेप्शन ये नहीं है। वो समझते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ द डे या किसी और के कहने पे जी जी अपने इक़दाम करते हैं। अच्छा निज़ामी साहब, क्या शहबाज शरीफ फ्लाइट रिस्क हैं? कैसे हो सकते हैं जी फ्लाइट रिस्क? अगर आप उनको ECL पर डाल देते हैं तो कैसे फ्लाइट रिस्क हो सकते हैं? हाँ, ये और बात है कि उनके भाईजान की कुछ खुदा ना खास्ता को तबीयत बहुत ख़राब होती है और वो दोबारा अदालत से रजू करते हैं कि मुझे बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए, तो वो एक अलग मामला है। लेकिन एज सच मुझे नज़र नहीं आता कि वो कोई फ़्लाइट रिस्क है इस तरह। जी जी, आपने भाईजान का जिक्र कर दिया निज़ामी साहब। अब्बासी ने बड़ी दिलचस्प जी जी हाँ जी 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 अब्बासी साहब की तरफ आने से पहले आपने भाईजान का जिक्र कर दिया। वैसे एक तो वो टाइम था कि उनकी सेहत के अलावा कोई ख़बर ही नहीं होती थी, और अब ये है कि ये कोरोना की वजह से बिल्कुल ही वो आजकल आउट ऑफ स्क्रीन हैं। कोई ख़बर है लंदन में क्या हालात हैं नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के? पहले से कुछ बेहतर हैं? इलाज कहाँ तक पहुँचा है? वो देखे ना, पहले मियाँ साहब के बारे में ख़बर रोज़ ही आती थी, और ख़बर लेने वाले ख़बर लेने से आप समझते हैं ना मेरी बात? जी 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 ख़बर लेना, जी जी ये नहीं जिस तरह आम खबर लेते हैं, जिस तरह खबर लेते हैं, यानी जो हुकूमत है वो भी इनका हर वज़ीर को उनका रहता था, वर्त करते रहते थे जी वो मियाँ साहब जो है वो ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, वो टेस्ट नहीं भेज रहे, टेस्ट लेके आए, वो भी एकदम झाग की तरह बैठ गया मामला। नंबर 3 जो PTI की बहुत बड़ी फौज, जफर मौज है लंदन में, वो उनका पीछा करती रहती थी कि जी फलां जगह वो बर्गर खा रहे हैं, फलां जगह वो रेस्टोरेंट में, अब वो घर से निकल रहे हैं, अब वो बाहर जा रहे हैं, वो तो अच्छे भले हैं, वो भी गायब हो गया। सो मियाँ साहब इज़ नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इस वक्त हुकूमत को भी और पूरी कौम को भी, और चाहे वो यानी अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, सबको जान के लाले पड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप शाहिद खान अब्बासी साहब का जिक्र कर रहे थे। अब्बासी साहब ने वैसे आज वो हमारे प्रोग्राम का नाम ही लिया, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए ताकि पता चल सके कि कोरोना से मुतालिक हो क्या रहा है। तो अब इन हालात में पार्लियामेंट का इजलास निज़ामी साहब एक रिस्क नहीं होगा क्या? नहीं, ये 2 बातें। इससे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में मैंने कुछ शहबाज शरीफ साहब से पूछा था। जी जी तो उन्होंने कहा कि जी फ़िलहाल वो कोरोना वायरस की वजह से सारी जो हेल्थ सर्विस है और जो हेल्थ का शोबा है वो उस तरफ लगा हुआ। तो मियाँ साहब को की जो सर्जरी होनी थी और जो इन्वेजिव प्रोसीजर होना था वो फ़िलहाल उसको मुखर कर दिया। लेकिन इससे ये भी बात पता लगती है कि मियाँ साहब का केस अगरचे है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ऐसी कोई एमरजेंसी वाला भी केस नहीं, क्योंकि एमरजेंसी में जो कुछ होगा वो तो फिर चाहे कोरोना कुछ हो, बरतानिया में जो हेल्थ सर्विसेज है, ख़ास तौर पर जो निजी शोबे में जो प्राइवेट शोबा है, वो तो वहाँ 10 मिनट की भी देर नहीं लगाएंगे और उनको दाखिल करके वो कर देंगे कि उनकी ज़िंदगी को बचाना है। जी जी तो ये भी एक बात जो है ये काबिल गौर है अभी कि अब उनको मेरे ख्याल से तकरीबन कितने महीने हो गए हैं अभी, 5 या 6 महीने हो जाएंगे अगले जी जी अगले महीने उनको। तो ये निज़ामी साहब एक नई बहस जन्म ले लेगी जो बात तो आपने मेरे कर ख्याल दी से है। अब क्या ये जो आपने कहा ना काबिल गौर है, दूसरे मानों में मतलब मुबहिम है उनकी बीमारी की संजीदा नौयत होना या बहुत गंभीर होना। तो इसके बाद फिर से एक नहीं नई नहीं बहस ये जन्म मैं लेगी। बिल्कुल नहीं कह रहा। जी बीमारी संजीदा है, यकीनन उनकी संजीदा है, लेकिन कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं लगती है। मैं कह रहा जी हूँ देखिए ना, आप इमरजेंसी तो तब होना जब चले जी उनको चेकअप के लिए अस्पताल में दाखिल किया जाए, वो भी एक दिन के लिए नहीं किया गया। मैं इसलिए कि थोड़ा सा खुद मैं भी एक बाईपास का इतना बताया आपको कि बरतानिया में मैंने कराया, इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे इल्म है इन चीज़ों का। वो टेस्ट जो है वो यकीनन वो उन्होंने हार्ले स्ट्रीट से कराए होंगे, लेकिन वो भी ऐसे कि गए जाके खून दिया या जो भी नमूना दिया और आ गए। कोई और अगर कोई, लेकिन जो एंजियोग्राफी जैसा जो इन्वेजिव टेस्ट है वो तो अभी तक हुआ नहीं उनका, जिसकी बेसिस पे उनके बाकी, क्योंकि एंजियोप्लास्टी की अगर ज़रूरत हुई
या जो भी ज़रूरत हुई हो उसकी बेसिस पे होगा। वो क्योंकि उनकी आर्टरी एक दफ़ा बर्स्ट कर चुकी हुई है, इसलिए वो एक बड़ा नाजुक है। फिर उन्होंने आगे जाना था बैरून मुल्क, वहाँ से जर्मनी या अमेरिका, जो उनकी करोटेड आर्टरी है, यानी ये जो होती है इसकी ये भी एक बड़ा पेचीदा सर्जरी होती है, ये भी उन्होंने करवानी है। तो वो एक लिहाज से हैं साहब फराश हैं, अलील हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि उनको फौरी तौर पे को एमरजेंसी और अल्लाह ना करे कि उनको एमरजेंसी की सूरत हाल पेश आए। जी शाहिद साहब का जो मुतालबा है इजलास बुलाया जाए असेंबली का। जी ये तो दो चीज़ें आपने कर दी ना। शाहिद साहब ने एक तो बड़े वो बरसे हैं, वो कहते हैं नैब के पास कुछ होता नहीं है, ये बुला के कहते हैं जी क्या हाल है, की हाल है, ठीक ठाक है, और सुनाओ। गपशप करके कहते हैं जी हमने इंक्वायरी कर ली। वो कहते हैं कि जी आप कैमरा लगा के दिखाएं, देखें कि वो शहबाज शरीफ से क्या पूछना चाहते हैं। जी ये कहा है ना उन्होंने। जी बिल्कुल ऐसा है, सवालनामा दिखाएं नैब का आवाम तो इसका वो हाँ वो शायद अब्बासी साहब जो हैं वो नैब की क्रेडिबिलिटी क्योंकि वो खुद भी तो उसी गर्दाब में फंसे हुए ना, शायद अब्बासी साहब। जी तो वो नैब की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं, जो यकीनन ये बहुत सारे लोगों ने कहा है मुझे, मसलन इकबाल लड़ने बाद भी बाहर आए हैं, वो कहने लगे मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। तो ये वाकई कोई बात में समझ नहीं आती कि आप फिज़िकल रिमांड लिए जा रहे हैं, फिर जुडिशल रिमांड हो रहा है और खोदा पहाड़ और निकला चूहा। लेकिन इस मामले में, शहबाज शरीफ के मामले में, नायब हुकाम कहते हैं कि हम अब अपनी जो इंक्वायरी शहबाज शरीफ साहब के बारे में उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने वाले हैं, जिसके लिए हमें शहबाज शरीफ से मुलाकात ज़रूरी है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कहना है कि अव्वल तो मैं उनको सारी मालूमात दे चुका हूँ, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शट डाउन है, जो मैं फराहम नहीं कर सकता। नहीं तो मेरी तो तजवीज़ ये होगी कि जनाब आप बजाय शहबाज शरीफ को जाने के उनके घर चले जाएं, उनके साथ चाय पिएँ, गपशप मार के उनसे जो पूछना ही है ना। को ज़रूरत नहीं कि नैब के हुकूमत खाने में लेके जाए उनको। निज़ामी साहब वो घर चले जाते हैं, वैसे तो वो हमज़ा को लेने भी घर गए थे, फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा सीढ़ियाँ लगी और हमज़ा साहब नहीं देखे ना, अगर आप एक जेंटलमैन एग्रीमेंट के साथ जाते हैं जी उसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना। ये बात साहब ये तो नहीं कह रहे कि मैं तावन नहीं करूँगा, वो तो अपनी कोई। अब ये जेंटलमैन एग्रीमेंट पे निज़ामी साहब बहुत बड़ा सवाल है। खैर अच्छा, सिंध में एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, जो चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं। नहीं आप भूल गए अपना एक सवाल भूल गए हैं जो बड़ा अहम था। कौन सा? वो ये कौमी असम्बली का इजलास बुलाने वाला। जी कौमी असम्बली का। जी इन हालात में मुनासिब है बुलाना? जी मैं बताऊँ आपको, आप इन हालात को तो एक तरफ रख देना, आपने बजट पास कराना है कि नहीं? ऑब्वियसली होना है बजट पास। आईनी कानूनी तौर पे उसके लिए आपको कौमी असम्बली से बजट पास करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो हुकूमत की जो इक़्तिसादी इंजन है ना वो रुक जाएगा। जी जिस तरह आपको याद है ना कि कई दफ़ा अमेरिका में एक दो हुआ कि शट डाउन हो गया। जी इसलिए कि कांग्रेस में रिपब्लिकन ने तावन नहीं किया डेमोक्रेट के साथ ओबामा के दौर में, तो वो गवर्नमेंट का शट डाउन हो जाता है। वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है करके। जी तो यहाँ भी ये गवर्नमेंट का शट डाउन हो जाएगा। एक तो ओबामा एक शट डाउन, तो इसका मतलब एक कोरोना है और ऊपर से शट डाउन, इसलिए इजलास बुलाना ज़रूरी है। जी दूसरे अच्छा। जो बात कही शैतान अब्बासी ने, अब मैं उसको अगर आप माइंड न करें मेरी बात को, जी कि कल मैंने फ़रोग नसीम साहब का, वज़ीर कानून है हमारे, उनकी प्रेस को, वो कहते हैं हुकूमत इसलिए बुलाना चाहती है, वो चाहती है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है उसको कानून की शक्ल दे दी जाए, और इसका मतलब है कि हुकूमत दानिस्ता ले तो लाल कर रही है कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, जो उनको बुलाकर बुलाना पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज टाइम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।